नमस्कार दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम जिगर है। जब मैं सिर्फ 16 साल का था तब मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ। मेरे माता पिता के निधन के बाद मेरी पूरी दुनिया जैसे एक ही पल में बदल गई थी। घर में अब कोई नहीं था और मेरे सिर से माता पिता का प्यार और सहारा दोनों छीन चुके थे। अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए और मैं अकेला रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊंगा और मेरा भविष्य क्या होगा। उसी समय मेरी मौसी रीना मेरे पास आई। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, जिगर, तुम मेरी बहन की आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मौसी की बात सुनकर मुझे थोड़ा सहारा मिला, लेकिन मेरे मौसा सुरेश को ये फैसला पसंद नहीं था। उन्होंने गुस्से में कहा, रीना, मेरी कमाई बहुत कम है, घर चलाना भी मुश्किल है। अब जिगर की जिम्मेदारी मैं कैसे उठा सकता हूँ। तब मौसी ने उन्हें समझाया कि मेरे माता पिता का घर और दुकान किराए पर दे देंगे और उन पैसों से मेरी पढ़ाई तथा खर्च चलेगा। आखिरकार मौसा ने अनिच्छा से हाँ कह दी और मैं मौसी के साथ उनके घर रहने चला गया। मौसी मेरी देखभाल करने लगी और मेरी पढ़ाई का खर्च भी मेरे माता पिता की संपत्ति से आने वाली आय से चलाने लगी। लेकिन माता पिता को खोने का दुख इतना बड़ा था कि मेरा मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। मैं अक्सर अपने कमरे में अकेला बैठकर रोता और पुरानी यादों को याद करता। शुरुआत में मौसी मुझे समझाती कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे उनके व्यवहार में कुछ अजीब सा लगने लगा। वो बार बार मेरे कमरे में आती और मेरी निजी बातों के बारे में जरूरत से ज्यादा पूछताछ करती। एक दिन मैंने मौसी से कहा, मौसी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। मौसी ने मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, जिगर, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उनकी ये बात सुनकर मेरे मन में पहली बार एक अनजाना शक पैदा हुआ। उसी रात मौसा घर आए और किसी बात को लेकर मौसी से झगड़ा करने लगे। मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी अचानक मुझे मौसी के मुंह से एक बात सुनाई दी, जिगर को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुरंत दरवाजे के पास गया, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया और बात बंद कर दी। मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो मुझसे छिपाई जा रही थी। मुझे तब अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी और आगे जो सच मेरे सामने आने वाला था उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। इस घटना के अगले ही दिन से मैंने मौसी और मौसा की हर बात को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। मौसी बाहर से मेरी बहुत परवाह करती थी, पर उसकी कुछ बातें मुझे समझ नहीं आती थीं। वो बार बार पूछती कि मेरे माता पिता के कागजात कहाँ हैं, दुकान का किराया कब आता है और मेरी संपत्ति के दस्तावेज किसके पास हैं। शुरू में मैंने इन बातों को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि मौसी मेरी जिम्मेदारी उठा रही है, इसलिए शायद उसे ये सब जानना जरूरी होगा। लेकिन एक दिन मौसा सुरेश और मौसी के बीच फिर से बड़ा झगड़ा हुआ। मौसा गुस्से में बोले, रीना, जिगर की संपत्ति के कागजों से दूर रहो, वो लड़का अभी छोटा है और उसे तुम पर विश्वास है। मौसी ने तुरंत जवाब दिया, तुम मुझ पर शक क्यों करते हो, मैं उसकी मौसी हूँ। मैं अपने कमरे में बैठकर ये सब सुन रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात इतनी गंभीर क्यों हो गई थी। उसी रात मौसी ने मुझे दूध का गिलास दिया और कहा, जिगर, इसे पी ले और सो जा। मैंने गिलास हाथ में लिया, पर मौसी के चेहरे पर कुछ अजीब सा घबराहट देखी। न जाने क्यों, पर मैंने दूध नहीं पिया और उसे टेबल पर रख दिया, फिर बिस्तर पर सोने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। कोई अंदर आया और सीधे टेबल की तरफ गया। मैं आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति बाहर चला गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो दूध का गिलास वहाँ नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। अगर मैंने वो दूध पी लिया होता तो क्या होता। इस सवाल ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। अगले दिन मैंने मौसा से बात करने का फैसला किया, लेकिन जब मैं उनके कमरे के पास पहुंचा तो अंदर से फिर मौसी की आवाज आई, जिगर को इन कागजों के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इस बार मौसा ने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया रीना, तुम जो कर रही हो उसे बंद करो। मैं तुरंत अपने कमरे में वापस आ गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि बात सिर्फ मेरी देखभाल की नहीं थी। मेरे माता पिता की संपत्ति और किसी पुराने राज से ये सब जुड़ा हुआ था। लेकिन वो राज क्या था और मौसी मेरे कागजों से क्यों डर रही थी? मुझे इसका जवाब अभी मिलना बाकी था। दूसरे दिन मैं अपने माता पिता के पुराने घर गया। घर किराए पर देना था, इसलिए कुछ पुराने सामान को व्यवस्थित करने के लिए मौसा ने मुझे भेजा था। जब मैं अपने पिता की पुरानी अलमारी खोल रहा था तब पीछे की तरफ लोहे का एक छोटा बॉक्स मिला। बॉक्स पर धूल जम गई थी। मैंने उसे खोला तो उसमें कुछ पुराने कागजात, बैंक की रसीदें और मेरे पिता की डायरी मिली। डायरी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कई पन्नों पर मेरे पिता ने मेरे भविष्य के बारे में लिखा था, लेकिन एक पन्ने पर ऐसी बात लिखी हुई थी कि मेरे अंदर डर फैल गया।
मेरे पिता ने लिखा था कि अगर उनके साथ कभी कोई अप्रिय घटना घटती है तो मेरी संपत्ति के कागज किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में नहीं जाने चाहिए और मेरी उम्र 18 वर्ष होने तक किसी भी व्यक्ति को मेरी संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं मिलेगा। डायरी के अंदर एक छोटा कागज भी था। उस पर एक नाम और फोन नंबर लिखा हुआ था। नीचे मेरे पिता ने केवल इतना लिखा था, जिगर को कभी अकेला मत छोड़ना। ये पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिता को जैसे पहले से ही किसी बात का डर था, लेकिन उन्हें किस बात का डर था? मैंने तुरंत वो नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। मैं उसी वक्त फोन करने ही वाला था कि अचानक मुझे बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने कागज बैग में डाले और बॉक्स वापस वहीं रख दिया। दरवाजा खुला और मौसी अंदर आई। उसने मुझे देखकर पूछा, जिगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, पुराना सामान व्यवस्थित कर रहा हूँ। मौसी की नजर तुरंत अलमारी की तरफ गई, फिर उसने मेरी बैग की तरफ देखा। मुझे समझ आ गया कि उसे कुछ शक हो गया है। घर वापस आने के बाद मैंने छिपकर उस नंबर पर फोन किया। सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने फोन उठाया। जब मैंने अपना नाम बताया तो थोड़ी देर के लिए वे चुप रहे। फिर उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तुम जिगर हो, तुम्हारे पिता के बेटे? मैंने हाँ कहा। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन फोन पर नहीं, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मैंने पूछा, मेरे पिता को क्या हुआ था? उन्होंने बस इतना कहा, जिगर तुम्हारे माता पिता की मौत जितनी साधारण दिखती है उतनी साधारण है नहीं। फोन कट गया। मैं थोड़ी देर मोबाइल हाथ में लेकर ही बैठा रहा। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे माता पिता की मौत के पीछे कोई बड़ा राज था। उस शाम मौसा सुरेश घर आए। मैंने तय किया कि अब मैं उनसे सीधे सब कुछ पूछूंगा। मैंने कहा, मौसा मुझे आपसे कुछ पूछना है। मेरे माता पिता की मौत के बारे में आप क्या जानते हैं? मेरी बात सुनकर मौसा का चेहरा उतर गया। उन्होंने दरवाजा बंद किया और मेरे सामने बैठ गए। कुछ देर तक वे कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, जिगर मैं तुमसे ये बात काफी समय से कहना चाहता था, लेकिन मैं डर रहा था। मैंने कहा, मुझे सब कुछ जानना है। मौसा ने धीरे से कहा, तुम्हारे माता पिता का जब एक्सीडेंट हुआ था तब पुलिस को कुछ ऐसी चीजें मिली थीं जो सामान्य एक्सीडेंट जैसी नहीं थीं, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ी। मैं हिल गया। मैंने पूछा, किसी ने जांच रोकी थी? मौसा ने कहा, हाँ, और मुझे शुरू से ही शक था कि कोई तुम्हारी संपत्ति पर नजर रखे हुए है। अब मुझे समझ आया कि मौसी मेरे कागजात के बारे में बार बार क्यों पूछती थी, लेकिन मैं अब भी मौसा पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। मैंने पूछा, तो आपने मुझे अब तक कुछ क्यों नहीं बताया? मौसा ने कहा, क्योंकि तुम सिर्फ 16 साल के थे। तुम पहले ही अपने माता पिता को खो चुके थे। मैं तुम्हें और डराना नहीं चाहता था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने कहा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तुम्हारी मौसी जो कुछ भी कर रही है मुझे वह सही नहीं लग रहा। मैं तुरंत बोला, मौसी आखिरकार करना क्या चाहती है? मौसा ने कहा, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी संपत्ति के कागजात अपने कब्जे में लेना चाहती है। उसी वक्त बाहर से मौसी के कदमों की आवाज आई। मौसा ने तुरंत मुझे चुप रहने का इशारा किया। दरवाजा खुला और मौसी अंदर आई। उसने हम दोनों को साथ देखकर पूछा, यहाँ क्या बात हो रही है? मौसा ने शांति से कहा, कुछ नहीं। मौसी मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में पहले जैसा प्यार नहीं था, बल्कि कुछ छिपाने का डर दिख रहा था। उस रात मैं सो नहीं सका। अब मुझे एक बात समझ आ गई थी, मेरे माता पिता की मौत, मेरी संपत्ति और मौसी का राज, ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। दूसरे दिन सुबह मैं कॉलेज गया था। शाम को घर वापस आया तो मेरा कमरा थोड़ा अस्त व्यस्त लगा। मैंने तुरंत अपना बैग चेक किया। पिता की डायरी तो थी, लेकिन मैंने जो महत्वपूर्ण कागज उसमें रखा था वो गायब था। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कागज कहीं नहीं मिला। उसी समय मौसी मेरे कमरे में आई और पूछा, जिगर क्या ढूंढ रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं। मौसी ने हल्की मुस्कान दी और बाहर जाने लगी। तभी मेरी नजर उसके हाथ में मौजूद एक फाइल पर पड़ी। फाइल का कोना बाहर निकला हुआ था और उस पर मेरे पिता की दुकान का नाम लिखा था। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, मौसी ये फाइल कहाँ से आई? मौसी घबरा गई और बोली, ये तो पुराने कागजात हैं। मुझे अब कोई शक नहीं रहा था। मैंने तुरंत मौसा को सब कुछ बता दिया। मौसा ने कहा, जिगर अब पुलिस को सूचना देनी होगी, लेकिन उससे पहले हम पिता के पुराने दोस्त से मिले। उन्होंने कागजों को देखकर कहा कि कुछ दस्तावेजों में हेरफेर करने की कोशिश की गई थी। अगर ये कागजात सही साबित हो जाते तो मेरी संपत्ति किसी और के नाम पर जाने की संभावना थी। यह सुनकर मैं अंदर से कांप गया। मुझे पहली बार समझ आया कि मौसी मेरे साथ सिर्फ अजीब व्यवहार ही नहीं कर रही थी, बल्कि शायद मेरे भविष्य पर भी नजर टिकाए बैठी थी। उस रात जब मैं अपने कमरे में था तब बाहर से मौसा और मौसी के बीच जोरदार झगड़े की आवाज आई। मौसी चीख कर कह रही थी, तुमने जिगर को सब कुछ बता दिया। मौसा ने जवाब दिया, अब इस लड़के को और ज्यादा वक्त तक धोखे में नहीं रखा जा सकता। मौसी बोली,
अगर जिगर को सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सब सुन रहा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मौसा ने कहा, अब पुलिस को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। ये सुनकर मौसी थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। फिर उसके कदमों की आहट मेरे कमरे की तरफ आने लगी। मैं तुरंत बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक करने लगा। दरवाजा खुला और मौसी मेरी टेबल के पास आई। वो कुछ ढूंढ रही थी। मुझे तब समझ आया कि सच्चाई बहुत करीब आ चुकी थी। अगली सुबह मौसा के पुराने मित्र पुलिस के साथ घर आए। मौसी उन्हें देखकर घबरा गई। पुलिस ने संपत्ति के दस्तावेज, मेरे पिता की डायरी और पुराने कागजात की जांच शुरू कर दी। शुरुआत में मौसी बार बार कहती रही कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन जांच के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे मेरी संपत्ति के सिलसिले में हेरफेर किए जाने का शक गहरा हो गया। पुलिस ने जब मौसी से सवाल जवाब किए तो वो बार बार अपने बयान बदल रही थी। मैं एक कोने में खड़ा होकर सब देख रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो औरत मुझे अपने घर लेकर आई थी, आज उसके बारे में पुलिस जांच कर रही थी। फिर मेरे पिता के पुराने दोस्त ने एक और राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता की मौत से कुछ दिन पहले तक संपत्ति को लेकर उनका किसी अनजान व्यक्ति के साथ विवाद चल रहा था। मेरे पिता ने अपनी डायरी में भी इस बात का जिक्र किया था। एक्सीडेंट के बाद ये जानकारी दब गई थी। पुलिस को अब पुराने रिकॉर्ड्स फिर से खंगालने की जरूरत थी। मौसा सुरेश ने भी आखिरकार स्वीकार किया कि उन्हें काफी समय से मौसी पर शक था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने कहा, मैं जिगर को डराना नहीं चाहता था, इसीलिए मुझे उसे सब कुछ बताने में देरी हो गई। मैं मौसा की तरफ देख रहा था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था। मैंने पूछा, मौसा, अगर आपको इतना सब पता था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मौसा ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि चुप रहना भी गलत था। पुलिस जांच आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे पूरा सच बाहर आने लगा। मेरी मौसी और उससे जुड़े कुछ लोग मेरी संपत्ति के कागजात अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे। मेरे माता पिता की मौत की जांच भी दोबारा शुरू कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, क्या मेरे माता पिता की मौत वाकई एक हादसा थी या इसके पीछे किसी की साजिश थी? कई दिनों की जांच के बाद आखिरकार मुझे सच्चाई का बड़ा हिस्सा पता चल गया। मेरे माता पिता की मौत के बाद उनकी संपत्ति पर कुछ लोगों की नजर थी। मेरी उम्र कम होने के कारण मेरी संपत्ति सीधे तौर पर अपने नाम नहीं की जा सकती थी, इसलिए झूठे दस्तावेज तैयार करके संपत्ति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई थी। मौसी रीना भी इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभा रही थी। पुलिस को मिले दस्तावेजों और अन्य सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। मेरे माता पिता की मौत से जुड़ी पुरानी जांच भी दोबारा शुरू कर दी गई। मुझे एक सुरक्षित जगह पर रहने की व्यवस्था की गई और मेरी संपत्ति के सभी दस्तावेज कानूनी रूप से सुरक्षित कर दिए गए। मेरे लिए ये सब आसान नहीं था। मैं एक साथ माता पिता की मौत का दुख, मौसी का टूटा हुआ भरोसा और अपने भविष्य का डर सब कुछ सह रहा था। लेकिन मेरे मौसा सुरेश मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने मुझसे माफी मांगते हुए कहा, जिगर, मैं तुम्हें पहले सच नहीं बता सका, ये मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि इस पूरी घटना में उन्होंने आखिरकार मेरी सुरक्षा के लिए सही कदम उठाया था। कुछ समय बाद मैं एक सुरक्षित जगह पर रहने चला गया और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। शुरुआत में मुझे हर इंसान पर शक होता था, लेकिन धीरे धीरे मैं फिर से सामान्य जिंदगी जीने लगा। आज जब मैं पीछे मुड़कर उन दिनों को याद करता हूँ तो मुझे समझ आता है कि मुसीबत के समय में कोई हमें सहारा दे तो उसकी कद्र करनी चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके किसी पर पूरी तरह भरोसा करना भी सही नहीं है। मेरी मौसी जब मुझे अपने घर ले गई थी तब मुझे लगा था कि अब मेरे पास परिवार है, लेकिन उसी घर में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ था। अगर मुझे मेरे पिता की पुरानी डायरी न मिली होती, अगर मैंने उस अनजान नंबर पर फोन न किया होता और अगर मौसा ने आखिरकार हिम्मत करके मुझे सच न बताया होता, तो शायद मैं कभी अपनी संपत्ति और अपने भविष्य को नहीं बचा पाता। मेरे माता पिता वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी छोड़ा था उसे बचाना मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। इस घटना ने मुझे सिखाया कि सच कितना भी भयानक क्यों न हो, सच से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। दोस्तों, ये थी जिगर की जिंदगी में घटी वो रहस्यमयी और भयानक घटना, जिसमें उसके अपने ही घर की 4 दीवारों के अंदर छिपा हुआ राज धीरे धीरे उसके सामने आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप जिगर की जगह होते तो इस स्थिति में क्या करते।